नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, राज्यसभा चुनाव है और 5 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने हैं। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक किसी ने नामांकन पत्र नहीं भरा है। खबर ये आ रही है कि एनडीए सभी 5 सीटों के लिए उम्मीदवार देगा, लेकिन महागठबंधन की भी तैयारी है। और आज सुबह से महागठबंधन से जिस उम्मीदवार की चर्चा हो रही है, वह नाम चौंकाने वाला है और यह नाम है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, राघोपुर से जीते हुए विधायक हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि इस कठिन लड़ाई में जहां महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय नहीं है, तेजस्वी यादव क्या चुनाव लड़ेंगे? और तेजस्वी यादव चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? क्या वे बिहार की राजनीति से तंग आ गए हैं, बिहार विधानसभा की राजनीति से? वे दिल्ली जाना चाहते हैं? तो फिर यदि दिल्ली चले जाएंगे तो बिहार में राजद को संभालेगा कौन? देखिए, टोटके वाली बात भी कही जा रही है। कुछ लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव को किसी ने समझाया है कि लालू यादव का इतिहास, नीतीश कुमार का इतिहास ये रहा है कि जब वे दिल्ली गए हैं तो फिर वापस बिहार आए हैं, बिना दिल्ली गए बिहार की सत्ता नहीं मिली है। तो ये टोटके की बात है। तेजस्वी यादव कितना मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, यह भी सबको पता है। और तेजस्वी यादव उम्मीदवार होते हैं तो क्या कांग्रेस का पूर्ण समर्थन मिलेगा? कांग्रेस के भीतर जो विधायक हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, ओवैसी की पार्टी जिनके विधायकों की संख्या 5 है, उनके बिना तेजस्वी यादव की जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है। और बसपा के इकलौते विधायक सतीश यादव इलियस पिंटू यादव, उनका भी समर्थन चाहिए। क्या ये तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे? और यदि तेजस्वी यादव उम्मीदवार होते हैं तो बाकी जिन नामों की चर्चा चल रही थी, चाहे प्रेम गुप्ता की चर्चा हो, अमरिंदरधारी सिंह की चर्चा हो, या फिर हिना साहब की चर्चा हो, या फिर यह कहा जा रहा था कि उम्मीदवार तो कोई मुसलमान ही होगा, तो फिर मुसलमान क्या निराश होंगे? राजद की राजनीति क्या होगी? और फिर क्या पलटवार, क्या गेम होगा बीजेपी का, जेडीयू का? जेडीयू 2 उम्मीदवार देने जा रही है। नाम एक तय है, रामनाथ ठाकुर फिर से जा रहे हैं। अब दूसरा कोई राजपूत होगा या फिर मनीष वर्मा होंगे, यह देखने की बात है। हरिवंश नारायण सिंह पर ग्रहण है। भाजपा का पत्ता अभी नहीं खुला है, वह तो 2 लोग ही जानते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, कि कौन किसको भेजना है, नहीं भेजना है। लेकिन बड़ी बात, क्या तेजस्वी यादव का मन बिहार से भर गया है? पहले जाकर दिल्ली में रिफ्रेश होना चाहते हैं और फिर बिहार वापस आना चाहते हैं? यह बड़ा सवाल है अजीत जी आज की चर्चा का। हाँ, देखिए ज्ञानेश्वर जी, कई बार ऐसा होता है कि एक बड़े एक्सपोजर की जरूरत होती है। नेता आप समझते हैं कि उनको एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा दिल्ली आकर के। अगर दिल्ली जा जी, आके राजनीति करते हैं और पार्लियामेंट जाते हैं तो एक नेशनल मीडिया में कवरेज और वहां अपनी बात कहने का, बिहार की बात कहने का पार्लियामेंट में, इससे आप बिहार की भी बात कर सकते हैं और अपना कद भी बढ़ा सकते हैं, राजनीतिक कद। तो ये हो सकता है कि उनके दिमाग में किसी ने ये बात कही हो। लेकिन अगर ये बात उनके दिमाग में थी तो फिर उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा? उनको 2024 का बिल्कुल। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए था। कोई जी, एक सीट चुनते जहां से 2024 लोकसभा चुनाव जीतते, बेशक उसके बाद वो फैसला करते कि विधायक ही रहना है वहां 25 में, या फिर लोकसभा में एमपी बने रहना है। जैसे इस मामले में हम लोग हमेशा अखिलेश यादव की मिसाल देते हैं कि अखिलेश यादव ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा हम्म, और उस विधानसभा चुनाव में करहल सीट से चुनाव लड़के वो जीत गए, हम्म, विधानसभा जाने लगे। और फिर जब 24 का लोकसभा चुनाव आया तो फिर वो 24 उन्होंने फिर उस समय रिजाइन कर दिया विधानसभा से। 24 का लोकसभा चुनाव लड़के वो एमपी हो गए जी, कन्नौज से, और अपना विधानसभा सीट उन्होंने पहले छोड़ दी, जहां से फिर ये लालू यादव के जो दामाद है तेज प्रताप, वहां से धन्यवाद। बाई इलेक्शन में चुनाव लड़के एमएलए हुए। तो वो पहले एमपी थे अखिलेश यादव, फिर एमएलए का चुनाव आया तो एमएलए का चुनाव लड़े, फिर एमपी का चुनाव आया तो एमपी का चुनाव लड़े। तो जी, तेजस्वी यादव इस तरह से अपने को आजमाते पहले, भाई बिल्कुल। 24 में लोकसभा भी लड़ते हैं, फिर 25 में विधानसभा भी लड़ते। तो हम्म, अब ये सवाल है कि क्या बिहार में कोई ऐसी सीट है जहां से लालू यादव का परिवार पूरी गारंटी के साथ लोकसभा का चुनाव जीत सके? हम्म, अब ये तो कोई नहीं दिखता है सीट। हम लोग तो देखे हैं कि पाटलिपुत्र में लालू यादव हारे, मधेपुरा में लालू यादव हारे,
सारण में राबड़ी देवी हारी चुनाव, रोहिणी जी। आचार्य हारी, पाटलिपुत्र में मीसा भारती भी मीसा चुनाव भारती हारी। हारी। तो जी। ये वहां नहीं है, वहां तो आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी परिवार के लोग एमपी हैं। और बिल्कुल। एक आध अपवाद छोड़ दें तो मैनपुरी हो, कन्नौज हो, फिरोजाबाद हो, बदायूं हो, आजमगढ़ हो, ये सीटें ऐसी हैं जहां परिवार का आदमी चुनाव जीतता है। तो हम्म। ऐसी कोई सीट नहीं है तेजस्वी यादव के लिए, तो संभवतः इसलिए वो चुनाव लड़ने नहीं उतरे लोकसभा का कि क्या पता हार जाएंगे चुनाव, तो वो नहीं बिल्कुल। लड़े। तो जी। अब अगर उनके दिमाग में ये आ रहा है कि हम राज्यसभा के रास्ते दिल्ली चले जाते हैं, तो यहाँ भी कठिन रास्ता है, यहाँ भी कोई बहुत हम्म, आसान रास्ता तो है नहीं कि राज्यसभा की राह इतनी आसान है। लेकिन बिल्कुल। पहले इसमें दो बातें, दो अलग अलग ये बातें हो गई। पहली एक तो ये है कि आपको अपने एक्सपोजर के लिए, अपना राजनीतिक कद बड़ा करने के लिए, या वो जो टोटका आपने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों लोग दिल्ली से ही गए मुख्यमंत्री बने, जब लालू बिल्कुल। यादव भी मुख्यमंत्री बने तो वो एमपी ही थे, और जी। जब नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने तो वो एमपी थे। तो ये हम्म। मुख्यमंत्री होते हैं लोग, एमपी लोग होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद एमएलसी के रास्ते चले जाते हैं। तो ये जी। अगर उनको किसी ने समझाया है, ये टोटका भी है, कद बढ़ाने का भी मामला है, तो इसको वो आजमा सकते हैं। हम्म। ये हालांकि तब ये है कि आपको अटेंशन बटेगा दिल्ली और बिहार के बीच में, हम्म। दोनों का अटेंशन बटेगा। आपको आपका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हो गए हैं, तो उस नाते भी आपका एक संगठन भी संभालना है, फिर एक लोकसभा की, एक राज्यसभा की जिम्मेदारी हो जाएगी, राष्ट्रीय राजनीति की जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन ये होगा कि दिल्ली में फिर एक इसका एक जो हम अभी अभी जो फायदा हमको दिख रहा है ज्ञानेश्वर जी, वो ये होगा कि जी। आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, या तमाम बड़े नेता जो दिल्ली के यहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में है, पार्लियामेंट में, उनके साथ एक इंटरेक्शन आपका होगा, आपकी हम्म। एक्टिविटीज, आपका कद बढ़ेगा। एक तो ये एक फायदा है। नुकसान ये है कि जब बिहार में रहते हैं तेजस्वी यादव, तब लोगों का मिलना मुश्किल होता है उनसे। जब वो बिल्कुल। दिल्ली आ जाएंगे तब तो असंभव ही हो जाएगा लोगों से मिलना, फिर तो वो दिल्ली हम्म। रहेंगे तो दिल्ली आके कौन मिलेगा जब लोग पटना में उनसे नहीं मिल पाते हैं। तो जी। एक निश्चित रूप से बिहार में जो संगठन का काम है, जो उनको लगातार करना है, उस पर असर होगा, उस पर निगेटिव असर होगा। तो इन हम्म। दोनों को उनको तौलना होगा कि किसमें उनको ज्यादा फायदा दिख रहा है। एक पहलू तो ये है कि ये उनका कॉन्शियस डिसीजन है, और ये हो सकता है। आप दूसरे पक्ष पर अगर आए हम कि कैसे अगर अगर आप राज्यसभा जाने की सोचते हैं तो क्या चुनाव जीत जाएंगे, नहीं, उसमें कैसे ये राज्यसभा जाने को सोचते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, यह सवाल तो है ही। लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी है कि चलिए हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकल वे जीत भी जाते हैं, फिर राघोपुर में उपचुनाव होगा, और राघोपुर में वे उपचुनाव में किसे लड़ाएंगे? क्या राष्ट्रीय यादव को लड़ाएंगे? तेज नहीं प्रताप नहीं यादव की बात हम नहीं कर सकते हैं। और इस बात को भी मानिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव राघोपुर में तेजस्वी यादव हारते हारते जीते हैं। कई चरणों की मतगणना में वह पीछे चल रहे थे, तो एक खतरा वहां भी है। और अब जो आप कह रहे थे कि कैसे वह राज्यसभा पहुंचेंगे, गणित क्या है, गणित समझाइए और फिर राघोपुर को भी समझाइए दीजिए। हाँ, तो वही पहले अगर हम लोग यहाँ जीतते हैं तब जी। राघोपुर की बात आएगी, तो पहले इनके जीतने की बात करें, फिर हम लोग उस राघोपुर का समीकरण देखेंगे। जी। तो पहला ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ही, इन लोगों ने बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया है। हर हम्म। उम्मीदवार के साथ कुछ ना कुछ अगर मगर लग जा रहा है कि बिल्कुल। अगर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होता है तो ओवैसी की पार्टी एमआईएम के मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। हम्म। अगर यादव उम्मीदवार नहीं होता है तो फिर पिंटू यादव का भले एक ही वोट है, लेकिन वो वोट लेना भी मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल, वो आईपी वोट नहीं गुप्ता आएगा। का वोट पे। हाँ, आईपी गुप्ता का वोट भी एक बटा हुआ, मतलब एक अभी संदिग्ध वोट हम लोग मान रहे हैं उसको। जी। तो ये सारे वोट 41 के 41 वोट चाहिए हैं जीतने के लिए, हम्म। क्योंकि जब जब इलेक्शन अगर सेकंड प्रेफरेंस के वोट में चला गया तब तो अब जीतने के कोई चांस ही नहीं बचेंगे। तो फर्स्ट बिल्कुल। प्रेफरेंस के ही 41 वोट चाहिए हैं चुनाव जीतने के लिए। तो हम्म। ये फिर एक दिमाग में लोगों के आया होगा, ये बात इन लोगों ने अपने रणनीति में दिमाग में सोचा होगा कि अगर तेजस्वी यादव लड़ते हैं तो फिर मुस्लिम और यादव वोट के टूटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, आरजेडी के बिखराव की संभावना खत्म हो जाएगी कि आरजेडी में कोई वोट टूटे, और वैसी की पार्टी भी फिर ये जोखिम नहीं लेगी कि तेजस्वी यादव को हरवाए। हम्म। अगर अगर एनडीए की तरफ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं आता है, अगर कोई मुस्लिम हम्म। उम्मीदवार एनडीए की तरफ से आए, जिसकी संभावना अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, जी। लगभग समाप्ति हो गई है, मुस्लिम हम्म। उम्मीदवार अगर नहीं होगा, और तब अगर ओवैसी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को हरवाएंगे, तो उनके लिए एक बड़ा सवाल हो जाएगा, उनकी आगे की राजनीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा इसके लिए। क्योंकि जी। जो बिहार में सेकुलर राजनीति का चेहरा तेजस्वी यादव है या लालू यादव का परिवार है। हम्म। तो अगर ये स्थिति, ये सोचा गया हो सकता है कि तेजस्वी यादव ही मैदान में उतरे, तो आरजेडी एकजुट रहेगी, ओवैसी की पार्टी का वोट मिल जाएगा, सतीश यादव और पिंटू यादव के लिए एक बड़ी भारी सांप चुचुंदर की बात हो जाएगी कि वो वोट न दें।
क्योंकि बिल्कुल। अगर अगर आपके वोट से, आपके नहीं देने से अगर तेजस्वी यादव चुनाव हारेंगे तो ये सारे यादव फिर उनके खिलाफ होंगे, अभी जिनका जी। पूरी तरह से सद्भाव उनके प्रति है। एक वहां हम्म। उस इलाके में उनके प्रति सद्भाव है और लालू यादव के प्रति नाराजगी इसलिए है उनके परिवार के प्रति, क्योंकि वो टिकट काटा था उन्होंने अंबिका यादव का। तो ये इस वजह से वो सद्भाव गंवा देंगे वो। तो ये हो हम्म। सकता है कि एक स्ट्रेटजी बनी हो, एक टैक्टिकल मूव हो कि हम लोग तेजस्वी यादव को ही क्यों नहीं आगे कर दें, कि आरजेडी का भी पूरा वोट मिल जाए, ओवैसी का भी मिल जाए, पिंटू यादव भी कर दें और हम्म। कांग्रेस भी करे, राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाया जाए कि भाई आप इंश्योर करिए कि आपके 6 लोग वोट करें। तो जी। ये सोच करके हो सकता है कि ऐसी रणनीति बनी। अगर ये बिल्कुल। रणनीति है और इस मामले में, अच्छा इसके बावजूद ये तमाम राजनीतिक समीकरण है कि राजनीतिक जी। समीकरण से मुसलमान दे दे, यादव दे दे, लेकिन हम्म। खाली छठी सीट के लिए खाली राजनीतिक समीकरण काम नहीं करेगा। ज्ञानेश्वर जी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अशोक चौधरी कांग्रेस के विधायकों के यहाँ आना जाना प्रारंभ कर चुके हैं। हाँ, वही। और जो मुसलमान हैं उनके यहाँ ज्यादा निगाहें हैं। हम्म। तो खाली राजनीतिक समीकरण काम नहीं करेगा इसमें, जी। जो धन बल है, बाहुबल है, सब लगेगा इसमें। बिल्कुल। ये हम लोग सब चर्चा कर चुके हैं। जो आपने पहले कहा कि एनडीए का 5वां उम्मीदवार आएगा, निश्चित रूप से आरजेडी का उम्मीदवार होगा, लड़ाई होगी, निर्विरोध चुनाव नहीं होगा, ये सब हम जी। लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हम्म। उसमें थैली खुलेगी, बोरा खुलेगा, उसमें कोई कोई अगर मगर नहीं है। हम्म। पता नहीं चुनाव आयोग की नजर कभी नहीं जाती है इस पर, हम लोग हम आज कभी तक नहीं नहीं जाती, देखे। कभी नहीं जाती। सबको जी। सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन कभी उस पर नजर नहीं जाती है। हम्म। तो वो होगा। तेजस्वी यादव सक्षम है, उनकी सक्षमता में कोई सवाल नहीं है, हर तरह से सक्षम है। तो इसके लिए भी अगर वो तैयार हो जाए तो जी। फिर चुनाव, अगर अगर ये स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी से अपनी तैयारी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं और 5वीं सीट जीत लेते हैं ज्ञानेश्वर जी, तो हम्म। उसके बाद क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन अगर चुनाव जीते तो एक बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक जीत होगी उनकी, और ये फिर उनकी पार्टी के और उनकी वापसी का रास्ता बनेगा इससे। हम्म। ये वो दिखा देंगे कि हमने एनडीए को हराया बिहार में, और एनडीए जी। के चाणक्य को भी हराया, हमने हम्म। अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों को हराया। ये इस तरह का मैसेज होगा अगर वो एक लोकसभा सीट, राज्यसभा की सीट जीत लेते हैं। देखिए, एनडीए को सिर्फ 3 वोट कम है राज्यसभा की सीट जीतने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और इन महागठबंधन के 6 वोट कम है। हम्म। महागठबंधन के सिर्फ 35 है, तो जी। इनको 6 का इंतजाम करना है, और हम्म। उनके पास 202 है, उनको 3 का इंतजाम करना है। अगर वो हम्म। 3 का इंतजाम नहीं करते हैं और तेजस्वी यादव अपना 35 बचाए रखते हुए 6 का इंतजाम कर लेते हैं, तो बड़े चाणक्य माने जाएंगे, बड़े रणनीतिक माने जाएंगे, और बड़े नेता माने जाएंगे। उनका हम्म। कद बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा का चुनाव जीतते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। लेकिन ये वही हमने बार बार जो हम लोग कहते हैं कि ये शेर के सवारी की तरह है। अगर बिल्कुल। सवार आपने सवारी कर ली तब तो हम्म। आप ताकतवर हो गए बहुत, लेकिन ये खतरा है कि अगर गिर गए, तो अगर हम्म। गिर गए तो सिर्फ निश्चित रूप से आपको खा जाएगा, क्योंकि फिर आप अपनी पार्टी पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, गठबंधन पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, और पॉलिटिकल नैरेटिव आपके हाथ से पूरी तरह से निकल जाएगा। तो जी। ये एकदम तलवार की धार पर चलने की तरह है। लेकिन अगर जीते तो बहुत बड़ा कदम होगा, एक बड़ी जोखिम का काम होगा जो अभी वो करने जा रहे हम्म। हैं। अब आइए कि अगर जीत गए जी, तो अगर फिर जीत गए। जी। जीत गए तो राघोपुर से उनको इस्तीफा देना होगा विधानसभा सीट से। और हम जी। लोग देख रहे हैं, हम लोग पिछली बार भी प्रशांत किशोर ने लड़ाई नहीं फंसाई तो फिर हम्म। तेजस्वी यादव जीत गए थे। नहीं तो लड़ाई प्रशांत किशोर ने जिस तरह से कह दिया था कि हम अपनी जन्मभूमि से लड़ेंगे या कर्मभूमि से लड़ेंगे, और हम्म। कर्मभूमि बना करके अगर वो उतर जाते तो बड़ा इक्वेशन बिगड़ जाता वहां की लड़ाई का, हम्म। राघोपुर का। ये सब हम लोग जानते हैं। तो जी। अच्छा, राघोपुर में राबड़ी देवी चुनाव हार चुकी हैं सतीश यादव के हाथों। बिल्कुल। पिछला चुनाव भी एकदम नजदीकी मुकाबला आ गया था वहां के चुनाव, वहां के उसमें। और अब तो सरकार है और एक सीट पर चुनाव होगा। सरकार अगर जी। एनडीए पूरी ताकत वहां लगाती है और एक सीट के चुनाव में तेजस्वी यादव राज्यसभा होने के बाद अगर जाते हैं, तो उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा? हम्म। एडवांटेज ये होगा कि उस अगर राज्यसभा जीतते हैं तो वो बहुत बड़े नेता के रूप में स्टैब्लिश हो चुके होंगे। हम्म। फिर जो थोड़ा बहुत अगर उनके खिलाफ नाराजगी होगी या थोड़ा बहुत जो उनको लोग हल्के में ले रहे होंगे, वो फिर उनको एक बड़े नेता के तौर पर देखने लगेंगे। तो जी। इस एडवांटेज का लाभ मिलेगा। फिर वहां वोट नहीं बटेगा, फिर यादव का वोट बटने की संभावना कम हो जाएगी। हम्म। तो उसमें लगता है कि वो फिर चुनाव उनको जिताएगा, क्योंकि यादव समाज का जोश बहुत बढ़ेगा उस समय। हम्म। हालांकि राजपूत जो है वो क्या करेंगे, बड़ी 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 संख्या है राजपूत मतदाताओं की वहां, वो क्या करेंगे और उसमें किस तरह की लड़ाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी वहां। लेकिन हमको लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव अगर तेजस्वी यादव जीत जाते हैं ज्ञानेश्वर जी, हरा देते हैं एनडीए को, तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, बहुत कद बड़ा तो हो बड़ा जाएगा। हो जाएगा। राघोपुर की बात कर रहे हैं, बेलागंज को भी याद कर लीजिए अजीत जी। सुरेंद्र यादव सांसद बन गए, लेकिन बेलागंज की जनता ने सुरेंद्र यादव के बेटे को चुनाव हरा दिया। वही स्थिति थी, उपचुनाव था और बिहार सरकार की पूरी ताकत लग गई थी और 3 दशक से अधिक
जो कब्जा था सुरेंद्र यादव का, देखिए यहाँ तो 3 दशक से अधिक का कब्जा नहीं है, यहाँ तो बीच में राबड़ी देवी चुनाव भी हारी है राघोपुर में, तो राघोपुर में परेशानी होगी और राष्ट्रीय यादव को स्टैब्लिश करना, तो यह दोनों परिस्थितियां, राघोपुर की बात आपने कह दी वही और कहे ना, जी इसी में दोनों दोनों बातें कही हमने कि जैसे एक सीट का इलेक्शन है तो जी पूरी सरकार लगेगी, ये भी हमने कहा कि पूरी सरकार लगेगी, सरकार की पूरी ताकत लगेगी, और जी हो सकता है कि प्रशांत किशोर की तरफ से भी कोई लीवे नहीं मिले, कोई छूट नहीं मिले, तो लड़ाई टफ हो जाएगी वहां। लेकिन हम्म, अगर फिर आपने अपने परिवार से किसी को चुना तो लड़ाई और टफ हो जाएगी। वहां सुरेंद्र यादव के खिलाफ माहौल विश्वनाथ यादव को लेकर के इसलिए तो बना क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई अब आपको भी साहब कहते थे, अब आपके बेटे को भी साहब कहे, ये एक नाराजगी थी लोगों की। बिल्कुल। वो दोनों बातें हैं, दोनों चीजें झेलनी पड़ेगी यहाँ राघोपुर में। मतलब हम्म, लेकिन इसके बावजूद हमारा मानना है ज्ञानेश्वर जी की राज्यसभा चुनाव अगर जीतते हैं तेजस्वी यादव तो ये बड़ा भारी बिहार के चुनाव का टर्निंग पॉइंट होगा बिहार नहीं की आपने राजनीति। अगर लगा दिया, आपने अगर लगा दिया जी जी, अगर जीतते हैं अगर तो तो है, अगर तो है, देखिए, अगर है और हाँ बड़ा अगर है, चुनाव, बिग इफ है, हाँ चुनाव, बिग हाँ इफ है। चुनाव बहुत, जी चुनाव बहुत टेढ़ा है, और यदि तेजस्वी यादव अपने को दांव पर लगा रहे हैं, विधानसभा चुनाव अभी हारा है उन्होंने, विधानसभा चुनाव मतलब आरजेडी ने हारा है, और यदि तेजस्वी यादव ने अपने को दांव पर लगाया और यदि वह चुनाव हार गए, तो फिर वह 35 के नेता होंगे कि 41 के नेता होंगे, कि न 35 बचेगा न 41 बचेगा, क्योंकि फिर अमित शाह भी लग जाएंगे कि क्रॉस वोटिंग चाहे जिस बिल्कुल तरीके से हो, सम्राट वो चौधरी कराएंगे। हाँ लगेंगे, तो यदि हार गए तो फिर क्या होगा, इसकी चर्चा भी आवश्यक है। हाँ, नहीं हार गए तब तो कहा ना कि हार गए तब तो वही शेर की सवारी वाली बात है, शेर निश्चित रूप से कहा जाएगा। जी फिर आपको न वो आरजेडी के 25 लोगों को संभालना आसान रहेगा, न अपनी पार्टी आपके संभाल में रहेगी, न गठबंधन संभाल में रहेगा, और न आपका जो वोट का समीकरण है वो आपके संभाल में रहेगा। फिर हम्म परिवार के लोग भी आपके ऊपर बहुत हमलावर होंगे। फिर तो हम्म आप पूरी तरह से एक्सपोज होंगे ना, फिर तो आप राजनीति में भी एक्सपोज हो चुके हैं अपने चुनाव में, फिर अपने मैनेजमेंट में भी एक्सपोज होंगे। फिर हम्म तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य इन सबके जो हमले होंगे उसकी तो आप कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो उसके बाद इनके घर में जो माहौल बनेगा। जी तो इसलिए शेर की सवारी हम कह रहे हैं कि जीत अगर चुनाव लड़ने गए, लेकिन वही होता है कि आपको जोखिम लेना होगा। ये एक जोखिम हम लोग जब जब अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया यहाँ दिल्ली में ज्ञानेश्वर जी के हम शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे नई दिल्ली हम्म सीट पर, तो सबको लगा गोल मार्केट सीट, तो मतलब वो इलाका ऐसा था कि वहां कैसे लड़ेंगे केजरीवाल। लेकिन उन्होंने बिल्कुल जोखिम लिया, चुनाव लड़े, शीला दीक्षित को हराया, मुख्यमंत्री हुए, हम्म दिल्ली पर कब्जा किया। तो या तो आप में इतना साहस हो, अपने प्रबंधन पर इतना भरोसा हो, अपने वोट पर इतना भरोसा हो कि आप जाइए हिम्मत करके, फिर आप बड़े हो हम्म जाएंगे, बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन हम्म अगर हारे तो फिर आपका जो विधानसभा चुनाव की हार का जो आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो दुगना हो जाएगा। आप फिर न पार्टी संभलेगी, न परिवार संभलेगा, न गठबंधन संभलेगा, न आपका 32% वोट बैंक संभलेगा। हम्म ये स्थिति है। तो ये सोच हम्म समझ के उनको कदम उठाना होगा। अगर वो, लेकिन अगर अभी जैसे उन्होंने चर्चा करा दी, उन्हीं के यहाँ से ये चर्चा निकली होगी ज्ञानेश्वर जी, उन्हीं के बिल्कुल लोगों ने ये चर्चा शुरू कराई होगी। जब हम्म अगर चर्चा करा करके फिर आप पीछे हटेंगे तो फिर और हम्म नुकसान होगा। अगर जी अपने नाम की चर्चा कराते हैं और राज्यसभा में दूसरा उम्मीदवार देते हैं तो वो तो हारेगा ही हारेगा, पक्का हारेगा, इसमें कोई संदेह बिल्कुल नहीं रहेगा। जब बिल्कुल तेजस्वी यादव टाइप का कोई आएगा तभी उस सीट पर लड़ाई होगी, नहीं तो सिर्फ कहने को लड़ाई होगी, नहीं तो वो सीट एनडीए जीतेगी। उसमें कोई ज्यादा हमको समस्या नहीं लग रही है कि एनडीए जीते 5 सीटें, हम लोग पहले से जी। कहते रहे। मजा आएगा, दिलचस्पी होगी जब तेजस्वी यादव जैसा कोई आ जाए। नहीं तेजस्वी यादव आ गए, और देखिए जरूरत होगी ओवैसी के 5 विधायकों की। अब जरा समझिए कि ओवैसी किन शर्तों पर, देखिए ओवैसी जो है वह हार्ड बार्गेनर है, और देखिए विधानसभा चुनाव के वक्त भी अख्तरुल ईमान और एआईएमआईएम पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि हमें इतनी सीटें दे दो और बिहार में मुख्यमंत्री बन जाओ। तो ओवैसी के जब 5 विधायक चाहिए तेजस्वी यादव के राज्यसभा पहुंचने के लिए, तो ओवैसी की शर्तें क्या हो सकती है, भविष्य की शर्तें और वर्तमान की शर्तें। देखिए फिर तो आपको साथ लेना ही पड़ेगा ना ओवैसी को। जी अभी तक जो दूरी बना रहे थे तो वो दूरी तो खत्म करनी होगी, उनको साथ लेना होगा, जी उनके लोगों को उनका समर्थन लेना होगा, और समर्थन लेने में आपको उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवानी होंगी, ओवैसी के साथ खिंचवाएं या अख्तरुल ईमान के साथ खिंचवाएं, उनके साथ फोटो खिंचवानी होगी आपको। हम्म अब बाकी बार्गेनिंग जो करेंगे वो सीटों के लिए, तालमेल के लिए, एमएलसी के लिए जो भी बात करनी है वो लोग अपना करेंगे। लेकिन हम्म यहाँ जो उस ओवैसी के प्रति जो इन लोगों की धारणा रही है, जो कहते रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके हम्म साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, वहां आपको टोन डाउन करना पड़ेगा, उसके साथ आपको जहां जिस स्टेज पर है वहां से नीचे उतरना होगा, नीचे उतर के समझौता करना होगा। हम्म वैसे भी चाहेंगे कि समझौता हो जाए, वैसे भी अपने ऊपर ये दाग नहीं लेना चाहेंगे कि उनकी वजह से एनडीए का 5वां उम्मीदवार जीता और तेजस्वी हार गए।
दोनों तरफ से बार्गेनिंग की, दोनों के हाथ में कुछ ना कुछ बार्गेनिंग चिप होगा, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज आपको करना होगा, तेजस्वी यादव को ये कॉम्प्रोमाइज करना होगा उनके साथ, ओवैसी के साथ बातचीत के लिए, तालमेल के लिए, उनका समर्थन लेने के लिए। चलिए, तो ये महागठबंधन की बात हो गई। अब चलिए दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं, एनडीए की ओर। भाजपा से अभी पत्ता नहीं खुला है। नितिन नवीन नहीं जा रहे हैं, यह बात हम कह सकते हैं, लेकिन फैसला तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ही लेना है। यदि उन्होंने फैसला कर लिया कि नितिन नवीन जाएंगे, तो इसमें भी कोई इफ बट नहीं है। पवन सिंह की चर्चा हो रही है। अब पवन सिंह राज्यसभा के लायक है कि नहीं है, यह एक बड़ा विषय है। और पवन सिंह के नाम की यदि चर्चा हो रही है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं जाएंगे? और यदि पवन सिंह जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा चले जाते हैं और पवन सिंह को गारंटी नहीं मिलती है, तो फिर वह समीकरण जिसे 2025 के विधानसभा चुनाव में ठीक किया गया, वह फिर वहीं पहुंच जाएगा जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त था। तो बीजेपी के समक्ष भी बड़ी परेशानी है। वैसे विनोद तावड़े का भी नाम कई लोग ले रहे हैं कि वह बिहार से जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा नहीं होगा कहा नहीं जा सकता है। और बीजेपी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, इसकी कल्पना किसने की थी? जेपी नड्डा को भी नहीं पता था, जेपी नहीं नड्डा को पता भी नहीं। हाँ, नहीं पता। तो बीजेपी से पत्ता किसका खुलेगा, भाग्य किसका खुलेगा? और जेडीयू से, अब इस बात को हम लोग बार बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार इनर सर्किल में कब किसके प्रभाव में होते हैं, यह समझ पाना। रामनाथ ठाकुर के नाम पर लोग कह रहे हैं क्योंकि वह कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। यदि कर्पूरी ठाकुर के बेटे नहीं होते, तो उनका पत्ता कट गया होता, पहले भी शायद केंद्र में मंत्री नहीं बनते। लेकिन रामनाथ ठाकुर को छेड़ने में मुश्किल नहीं है, कर्पूरी ठाकुर के नाम को छूने में मुश्किल है। इसलिए रामनाथ ठाकुर फिर जा सकते हैं, वह परंपरा टूट सकती है। वैसे वह परंपरा किंग महेंद्र के लिए भी टूटी थी जी, कि रामनाथ ठाकुर फिर जाएंगे। लेकिन दूसरा कौन जाएगा? क्या कोई राजपूत जाएगा हरिवंश नारायण सिंह की जगह पर? या फिर देखिए, बीजेपी या जेडीयू से किसी न किसी राजपूत को जाना है, या फिर मनीष वर्मा जाएंगे, या जेडीयू ही किसी दूसरे राजपूत नेता को भेज देगा। देखिए, कई नाम की चर्चाएं चल रही हैं। लोग कहते हैं ललन सिंह की पसंद अलग है, संजय झा की पसंद अलग है, नीतीश कुमार कभी किसी और का नाम सोचते हैं, कभी मनीष वर्मा का भी नाम सामने चला आता है। आरसीपी सिंह का मामला अभी ठंडे बस्ते में है, क्योंकि जिस कॉम्बो पैक की बात हो रही थी वह बात अभी, और निशांत कुमार राजनीति में अभी तुरंत आ रहे हैं, इसकी संभावना भी नहीं दिख रही है। जी। हाँ बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, तो इसलिए रामनाथ ठाकुर वाले मामले में तो एक तो मतलब निजी निजी पसंद का भी मामला है। कर्पूरी ठाकुर के प्रति नीतीश कुमार का भी सद्भाव रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, उनका भी रहा है। तो उनके बेटे को मंत्री भी इसीलिए बनाया गया रामनाथ ठाकुर को, और उनको रखा भी इसीलिए जाएगा कि एक तो दूसरा पॉलिटिकल मूव इसमें यह हो सकता है कि जेडीयू नहीं चाहती है कि अति पिछड़ा की राजनीति उसके हाथ से पूरी तरह से निकल जाए। देखिए, अति पिछड़ा का हम लोग जानते हैं कि मोटा समर्थन या बड़ा समर्थन भाजपा के साथ रहा है हमेशा वो, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भी एक समूह है जो रहता है, तो वो न छूटे, अपने हाथ से कमान न छूटे। तो इसके लिए एक बड़ा अति पिछड़ा चेहरा कौन है, तो कर्पूरी ठाकुर का बेटा होने के नाते रामनाथ ठाकुर है। तो वो एक पॉलिटिकली भी जेडीयू को सूट करता है उनका नाम। दूसरे वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो ये मंत्री पद से हटा करके और राज्यसभा खत्म करना, ये तो पनिश करने जैसा हो जाता है ना, जो आरसीपी के साथ जो पनिशमेंट हुआ था, आरसीपी को पनिशमेंट तो मिला था कि वो उनका राज्यसभा खत्म हो गया और फिर मंत्री नहीं रह सके वो, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए इनकी संभावना तो है कि ये रहेंगे। दूसरा वही है कि जो कोर वोट है ना जेडीयू का, कुर्मी, कोयरी कुर्मी, धानुक प्लस अति पिछड़ा, तो ये हो सकता है कि वो उनके नाम पर विचार करें, मनीष वर्मा के नाम पर जेडीयू में ये विचार हो। और जेडीयू का एक जो हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं, दो सर्किल है, एक जो बाहर से दिखाई देता है, ललन सिंह और संजय झा, अशोक चौधरी, ये सब लोग दिखाई देते हैं बाहर से। एक सर्किल है जो दिखाई नहीं देता है, जो एकदम जो हाउस में है, राजमहल में है जो, और वो राजमहल में जो कहानियां होती हैं, राजमहल की दुरभिसंधियां हम लोग ऐतिहासिक काल से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो सब चीजें जो वहां होती हैं, उसका पता, उसकी खबर ज्यादा लोगों तक बाहर नहीं आती। तो मनीष वर्मा उस सर्किल में है। तो कब वहां से नाम फाइनल करा लें, नाम हो जाए, उनके नाम पर सहमति बन जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। इसके बावजूद वहां थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो दिख ही रही है ज्ञानेश्वर जी की, रामनाथ ठाकुर या मनीष वर्मा या रामनाथ ठाकुर और कोई और, इस तरह का कोई वहां हो सकता है कि वहां की क्लैरिटी अभी थोड़ी बहुत दिख रही है। बीजेपी में बिल्कुल स्पष्टता नहीं है। नितिन नवीन के बारे में यही कहा गया कि जिस तरह से नितिन गडकरी और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और विधायक बने रहे या विधान परिषद के सदस्य बने रहे, उस तरह से ये भी बने रहेंगे।
और 2029 का चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का पटना से। तो ये जी कहानियां भी चली रही है, ये उनके लिए कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जाना होगा तो पूरा देश उनके लिए है। बिल्कुल 37 सीटों पर अभी चुनाव है, 20-25 सीटों पर अभी जून में चुनाव है, फिर 10 सीटों पर नवंबर में चुनाव है। टोटल इस साल 72-75 सीटों पर, राज्यसभा की सीटों पर इस साल चुनाव होना है। तो उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, कहीं से जाना होगा तब। अब ये असली पेंच ये है ज्ञानेश्वर जी, जिसका आपने संकेत कर ही दिया, उसमें पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा, दोनों में से किसी एक को आप नहीं भेज सकते हैं, दोनों को भेजना होगा। बिल्कुल क्योंकि अगर दोनों को नहीं भेजते हैं तो जो समीकरण साधने की कोशिश की गई थी शाहबाद के इलाके में, जिसके लिए पवन सिंह गए और जाकर के झुक करके उन्होंने आशीर्वाद लिया उपेंद्र कुशवाहा का, और एक समीकरण बना जिसका फायदा मिला विधानसभा चुनाव में, वो फिर समीकरण खत्म हो जाएगा, वो सब फिर बिखर जाएगा। दोनों जातियां ऐसी हैं जो पॉलिटिकली बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत ही टैक्टिकल वोटिंग करने के लिए जानी जाती हैं। तो बिल्कुल ये दोनों जातियां, इनकी नाराजगी फिर ये नहीं हो सकता है कि एक चुनाव के समय आप बना दें, फिर अगले चुनाव में आप हटा दें, फिर अगले चुनाव में आप बना दें। ऐसे खेल नहीं चलता है, ये कोई बिजली का स्विच नहीं है ज्ञानेश्वर जी कि लोकसभा चुनाव में देख लिए कि खराब हो गया, शाहबाद बिगड़ गया और कोयरी और राजपूत साथ में वोट नहीं दिए, तो आपने विधानसभा लोकसभा चुनाव हारते ही उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया। अब आप विधानसभा जीत गए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजें और फिर ये सोचे कि फिर 29 का चुनाव आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा को कुछ बना देंगे और फिर कुशवाहा वोट ले लेंगे, तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको इस पॉलिसी, अगर ये एक स्ट्रेटजी है आपकी, तो इस स्ट्रेटजी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जी बिना निरंतरता के वो संभव नहीं है कि आप उस कम्युनिटी को पूरी तरह से अपने साथ जोड़े रखें। या फिर ये अगर आप सोच रहे हैं, उसका दूसरा तरीका ये है कि अगर दिमाग में ये है भारतीय जनता पार्टी के कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजते हैं, आपने एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट लिखा है, उस पर लोगों के हम कमेंट भी सब देख ही रहे हैं। लोग, जी आपने लिखा कि ठीक है, वो बिल्कुल ही जिस तरह के फूहड़ और अश्लील गाने हैं और जिस वजह से उनको बंगाल के चुनाव में विड्रॉ करना पड़ा था, वो सारी चीजें लोगों के दिमाग में। लेकिन बीजेपी के बिल्कुल लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसी अश्लील गाने फला जी भी गाते थे, ढिमकाना जी भी गाते थे, तो वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, तो इनमें क्या दिक्कत है, ये भी चले जाएंगे। बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होती है किसी तरह के आदमी के साथ जिसके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप लगाते हैं, उसी को पार्टी में लेके एमपी मंत्री बनाने में भी बीजेपी को दिक्कत नहीं होती है। तो बिल्कुल बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है कि उस वॉशिंग जी मशीन में गए आप, जितने भी बदनाम है जाके धुल जाएंगे। तो बना लीजिए। ये हो सकता है कि उनके दिमाग में हो कि पवन सिंह को बना लेते हैं और देर सवेर मुख्यमंत्री बनाना है तो हम सम्राट चौधरी को बना देंगे, तो फिर क्या उसके बाद कुशवाहा वोट की क्या चिंता रह जाएगी। कुशवाहा वोट के लिए फिर हमको किसी की जरूरत नहीं है। अगर ये सोच है, ये स्ट्रेटजी है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बगैर, अगर ये तो पता नहीं कब होगा, लेकिन उसका अगर नहीं होता है या उसमें कुछ इधर उधर होता है, तो फिर शाहबाद बिगड़ जाएगा। अगर पवन सिंह को भेजते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भेजते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा को भेजते हैं, पवन सिंह को नहीं भेजते। जी पवन सिंह कोई बड़े राजपूतों के नेता नहीं है, आपने ठीक लिखा है कि जितने बड़े नेता है राजपूतों के, वो भी इनको नेता नहीं मानते। नहीं लेकिन मानते हैं बिल्कुल उस इलाके में वो प्रतीक बन गए, उस जी इलाके में वो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में उस कॉन्फ्लिक्ट का प्रतीक बन गए कि राजपूत वर्सेस कुशवाहा के कॉन्फ्लिक्ट में एक चेहरा उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरा चेहरा पवन सिंह बन गए। तो इस वजह से उनका महत्व बढ़ गया, इसलिए उनकी उपयोगिता बढ़ गई है। बाकी कोई ऐसी उपयोगिता नहीं है, इस वजह से उनकी उपयोगिता बढ़ गई है। तो ये बीजेपी के लिए भी दुविधा की स्थिति है, या तो दोनों को छोड़ें या दोनों को ले जाएं। नहीं दोनों को छोड़ बीजेपी के लिए सिर्फ इतना ही मतलब दुविधापूर्ण नहीं है अजीत जी। देखिए पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा, इसके साथ ही देखिए चिराग पासवान विधायक तो उनके 19 है। हाँ, चिराग पासवान यदि किसी दूसरे को समर्थन देते हैं तो वह भी हार्ड बार्गेनर है बार्गेनिंग और करेंगे। उन्हें और उन्हें इस बात का भरोसा हो गया है कि मेरे बगैर 100% नहीं होता है या इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलता है। बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ, हाँ नहीं होता है। तो फिर अच्छा, चिराग पासवान 19 देने के बदले क्या वसूलेंगे या 19 के बदले अभी ही लेना चाहेंगे, यह भी समझने की आवश्यकता है। हाँ, नहीं, हमको लगा कि आप अभी का जो समीकरण है राज्यसभा का, इस जी समीकरण में तो उनके बगैर नहीं हो रहा है। बिल्कुल इस समीकरण में उनके बगैर नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई 85 सीट में 82 तो चाहिए जेडीयू को 2 सीटें जीतने के लिए। तो 82-83 आपका उसमें चला जाएगा, उनका भी 82-83 चला जाएगा, तो इन दोनों के पास तो बच ही नहीं रहा है। जी अगर बिल्कुल 5वीं सीट की लड़ाई है तो वो उनके चिराग पासवान के 19 विधायकों के भरोसे है। तो उनको क्या देते हैं, उस सीट की लड़ाई अलग है। पहले तो बीजेपी के अपने 2 उम्मीदवार हैं, उनको तय करना है। जी अपने 2 उम्मीदवार तय करने हैं, इसकी खींचतान है और ये समीकरण बनाना है। अगर जेडीयू के तरफ से एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा जाता है, तो फिर इनको अपने यहाँ अगड़ा एडजस्ट करना होगा, दलित को भी एडजस्ट करना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस तरह का समीकरण आपको बनाना होगा।
तो उस अपने दो में क्या सेटिंग करेंगे, और फिर तब 5वीं सीट की बात आएगी। 5वीं सीट की लड़ाई तो तब आएगी अगर तेजस्वी यादव उधर से कमर कस रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कैंडिडेट देना होगा जो लड़ सके, सक्षम हो उनके साथ लड़ने में, हर तरह से सक्षम हो, जिस तरह से वो लड़ेंगे उस तरह से लड़ने में सक्षम। तो ये 5वीं सीट की लड़ाई अलग है, 5वीं सीट का कैंडिडेट का सिलेक्शन अलग है, और उसमें जीतन राम मांझी को किस तरह समझाते हैं, चिराग पासवान को किस तरह समझाते हैं, वो एक अलग चीज हो जाएगी देखने की। वो तो जी उस पर तो, उस सीट पर तो सबकी नजर है, कि देश भर के लोगों की नजर है कि वो कौन आता है और कौन जीतता है वहां। वो तो लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो जाएगी। बिल्कुल। अभी जो बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं, ये 2 उम्मीदवार तय करने में भी बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं, बहुत सरल नहीं है कि हम जिसको चाहेंगे उसको भेज देंगे, क्योंकि बिहार दूसरे किसी राज्य की तरह का नहीं है यहाँ का समीकरण। आपको समीकरण साधना होगा। आपने पिछली बार ठीक है ब्राह्मण भी भेजा है, तो अब आगे दूसरा कोई फॉरवर्ड राजपूत अगर आप नहीं भेजते हैं, ऐसे ही अनदेखी कर रहे हैं आप, राजपूत की अनदेखी सरकार में हो ही रही है, लोकसभा में भी टिकट कम ही हो गई, तो अगर वो नहीं भेजते हैं जेडीयू, और एक राजपूत की सीट जेडीयू की तरफ से खाली होती है, तो बीजेपी को एक राजपूत भेजना होगा। वो कौन होगा, पवन सिंह होंगे या कोई दूसरा होगा। केवल राजपूत नहीं, देखिए उम्मीद तो और भी लोग लगाए बैठे हैं ना। जब किंग महेंद्र का स्वर्गवास हुआ तो आपने अनिल हेगड़े को भेज दिया, जब विवेक ठाकुर सांसद बने लोकसभा के तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया। अब देखिए अमरिंदरधारी सिंह भी खत्म हो रहे हैं, तो वहां सिर्फ अखिलेश सिंह बचे। एनडीए से तो कोई नहीं, तो भूमियाल भी सोच रहे हैं कि भाई हमारी सीटें आप मार रहे हो, हमारी सीटें मार, तो उनकी चिंता भी है, उनकी मांग भी है उनकी चिंता है। लोकसभा सीट से लेकर के और राज्यसभा तक आपने देखा, जब विवेक ठाकुर की सीट गई तो लोग इसी भरोसे में थे कि जब अगला चुनाव आएगा तो एक आदमी कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। उस समय जब विवेक ठाकुर की सीट गई राज्यसभा वाली, तो अगर अभी भी नहीं करते हैं, राजपूत भी ये कह रहे हैं कि हमारा रिटायर होता जा रहा है और आप हमारी जगह नहीं भेज रहे हैं किसी को, भूमियार कि हमारा रिटायर हो रहा है, हमारी जगह आप किसी को नहीं भेज रहे हैं। और ये अभी फॉरवर्ड को लेकर के, ये शंकराचार्य और यूजीसी के मामले के बाद जो माहौल बना हुआ है, उसका भी एक मैसेजिंग है, उसका भी मैसेज आपको मतलब उस गुस्से को भी शांत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ डिसीजन उस तरह का करना है, किसी ना किसी एक चेहरा आपको भी दिखाना है। तो बीजेपी नहीं हिचकती है फॉरवर्ड। हम लोग टिकट में देखे कि किस तरह से खुले दिल से बीजेपी ने फॉरवर्ड उम्मीदवार उतारे, 49-50 उम्मीदवार उसने फॉरवर्ड उतार दिए थे, आपने आधे से थोड़े कम उम्मीदवार फॉरवर्ड उतार दिए थे। तो इसमें हो सकता है कि जेडीयू पिछड़ा और अति पिछड़ा दे, जेडीयू और बीजेपी फॉरवर्ड दे दे, और 5वां उम्मीदवार कोई एक अलग जाति से लेकर के आए और एनडीए एकजुट होकर के लड़े, तो 5वां जीत जाए, तो 5 जिता लें, तो समीकरण बना लें अगला पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित तीनों का। अभी 1-2 दिन की बात है क्या सर जी, उसके बाद होली है, और होली के अगले दिन फिर नॉमिनेशन का लास्ट डेट आ जाएगा, होली के 1 दिन के बाद। तो ये अभी हमको लगता है 1-2 दिन में तय हो जाएगा। आज महीना खत्म ही हो रहा है, कल परसों में तय हो जाएगा, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। बिल्कुल, तो चलिए 1-2 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा, कहाँ अबीर गुलाल उड़ना है, कहाँ अबीर गुलाल नहीं उड़ना है। तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव हिम्मत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। और 5वां उम्मीदवार कौन हो रहा है, पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा या चिराग पासवान की पार्टी बाजी मार ली जाती है, सब कुछ देखेंगे और बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।